दोस्तों नमस्कार। द रियल साइंस स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस चैनल पर परमाणु संरचना वाले टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों मैं आपका ये टॉपिक इस तरह से तैयार कराने वाला हूँ कि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक आपका है सिलेबस में, तो इसमें से आपका डेफिनेटली पक्का क्वेश्चन कोई भी आए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना आपका इसमें से, इस टॉपिक में से। ठीक है। रीट में जो साइंस वाला पार्ट है वो अगर आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों ने प्यार दिखाया इस वीडियो पर, तो मैं पूरा सिलेबस डाल दूंगा। परमाणु संरचना से स्टार्ट कर रहा हूँ, रीट का पूरा साइंस का सिलेबस करवा दूंगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया। ठीक है। अब हम टॉपिक पे आते हैं, एक्स्ट्रा बातें ज़्यादा करेंगे नहीं। देखो, परमाणु क्या है, मतलब पुराने समय और वर्तमान समय में हम देखेंगे तो परिभाषाओं में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, समय के अनुसार परिभाषाएं बदल जाती हैं। डोल्टन ने एक परमाणु सिद्धांत दिया, डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। कब दिया? 1808 में। डोल्टन ने सिद्ध करके बताया था प्रयोग के द्वारा कि परमाणु क्या है, कैसा है, उसका कैसा बिहेव होता है। तो एक ये प्रयोग द्वारा प्रमाणित था। लेकिन क्या इससे पहले वैज्ञानिक नहीं थे? हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे हम बात करें कोई भी, जैसे नमक और पानी, नमक के मोटे मोटे कण होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको पानी में हम घोलते हैं तो हमें दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी हम पीते हैं तो उसमें उसका स्वाद होता है। नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, घोलने से पहले वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन पानी में घोलने के बाद नहीं दिखते। मतलब वो कण उस पानी में मौजूद तो हैं लेकिन दिख नहीं रहे। इसका मतलब क्या कि मोटे मोटे कण थे, वो छोटे छोटे कणों में टूट गए। तो अब क्या होता है कि जो लास्ट एक ऐसा कण बचता है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक दार्शनिक हुए थे अपने, महर्षि कणाद, 6वीं शताब्दी की बात है, 6वीं शताब्दी। दार्शनिक थे, प्रयोग प्रयोग कर नहीं पाए। उन्होंने क्या बताया, एक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों में टूटता है। पदार्थ है, छोटे छोटे कणों में टूटता है, लेकिन एक अंतिम ऐसा कण बचता है, सूक्ष्मतम, अंतिम सूक्ष्मतम कण, जिसके हम आगे और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी उसको हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते। तो कणाद ने उसे क्या नाम दिया? परमाणु। परमाणु नाम कहाँ से आया? हमारे भारतीय संस्कृति के महर्षि हुए थे कणाद, उन्होंने परमाणु नाम दिया था। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी परमाणु नाम किसने दिया, तो आपको ये आंसर करना है। ठीक है। उसके बाद एक और दार्शनिक हुए थे अपने, कात्यायन। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ भाइयों, पूरी। एक भी क्वेश्चन, एक भी लाइन आपकी मैं कहीं से नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस वीडियो में एक एक लाइन आप एनसीईआरटी की चेक कर लेना, एक एक लाइन आपको हूबहू मिल जाएगी। ठीक है। आपको यहाँ से और दूसरी जगह कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरा शानदार हो गया तैयार, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना,
मैं आपको रीड के सारे साइंस के टॉपिक करवा दूंगा, लेकिन आपका सपोर्ट होना चाहिए भैया। अब इसके बाद हम कात्यायन की बात करते हैं। तो कात्यायन ने क्या बताया कि कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, कि जैसे नमक के कण होंगे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होके एक वो मोटा कण बना लेंगे। ठीक है, मोटा कण बनाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे कण मिलकर बनाएंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम इन छोटे छोटे कणों को वापस से तोड़ेंगे तो ये वापस एक सूक्ष्मतम कण में बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सबके लिए भिन्न होते हैं, सभी पदार्थों के लिए भिन्न होते हैं। कि जैसे नमक का अंतिम कण अलग होगा। ठीक है, चीनी का अलग होगा, अंतिम सूक्ष्मतम कण। तो उन्होंने क्या बताया कि सभी कण, सभी पदार्थों के, सभी पदार्थों के सभी कण अलग अलग होंगे। ये किसने बताया था? कात्यायन जी ने बताया था कि जैसे नमक का कण अलग होगा, जो कि आज के वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बता दिया कि NaCl होता है। चीनी का कण अलग होता है, C12H22O11। ठीक है, तो ऐसे अंतिम जो कण बचेगा वो सभी पदार्थों के अलग अलग बचेंगे। ये किसने बता दिया था? आपने, कात्यायन जी ने बता दिया था। और अब उनके बाद में कुछ विदेशी दार्शनिक भी थे। जैसे अपन बात करें, ग्रीक के कुछ दार्शनिक थे, जिसमें से सबसे पहले नाम आता है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस और उनके एक साथी थे, कौन? ल्यूसिपस। ल्यूसिपस ये अपने इंडिया के नहीं थे भाई, नाम से पता लग रहा है। ग्रीक के थे ये लोग, ग्रीक यूनान। ठीक है, इन लोगों ने क्या बताया, जो अंतिम कण बचता है अविभाजित, इनको, जिसको अपने कणाद जी ने परमाणु नाम दिया था, इनको, इस परमाणु को इन लोगों ने नाम दिया एटम्स। क्या नाम दिया दोस्तों? एटम्स। जिसका अर्थ क्या होता है? न काटा जा सके, न काटा जाने वाला। अर्थात ऐसा कण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? एटम। ठीक है, यानी अंतिम अविभाजित कण। एटम का मतलब क्या हो गया? अंतिम अविभाजित कण, अंतिम अविभाजित कण। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, जो प्रयोगों से सिद्ध हुआ था, जिसको, जो एक सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत है, परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कब था? 1808 में। अच्छा, इसने एक सिद्धांत दिया प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके, जिसमें इन्होंने 5 से कुछ लाइनें बताई थी। इस सिद्धांत की 5 से कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जैसे सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं।
हमने पढ़ चुका ऊपर कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। ये देखो दोस्तों, नोट्स आप अपने खुद के हाथ के बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अपनी कैसे भी राइटिंग हो, लेकिन अपने हाथ से लिखी राइटिंग सबसे मस्त लगती है। दूसरे को समझाना नहीं है, खुद को समझना है। खुद से नोट्स बनाओ, तैयार करो। और नोट्स बनाने की ज़रूरत कहाँ है, आप एनसीईआरटी उठाओ, उसको पढ़ो एक एक लाइन, मेरा वीडियो चलाओ सामने, आराम से एक एक लाइन क्लियर होगी। एक एक लाइन आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना, एनसीईआरटी की बुक लाना और एक एक लाइन उसको मिला के पढ़ना आराम से। उससे बाहर कुछ भी नहीं है इसमें, एनसीईआरटी से बाहर। और आपको पता है एग्जाम में एनसीईआरटी का अपना सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। दूसरी लाइन क्या है, परमाणु अविभाजित कण है जिसको न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी कण है, उसको ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम उसको बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ बिंदु हैं। ठीक है दोस्तों, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे नमक के सभी परमाणु के होंगे समान, चीनी के सभी परमाणु के होंगे समान, क्योंकि उनके गुणधर्म भी समान होते हैं। नमक खारा होता है स्वाद में, तो नमक के सारे कण खारे ही मिलेंगे आपको। ऐसे थोड़ी है कि नमक का कोई कण मीठा है, कोई कण खारा है, ऐसा नहीं है। उसके सभी परमाणु के हैं समान है, समान है तो उसके समान गुणधर्म होंगे। भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न गुणधर्म रखते हैं। ये इसी लाइन का दूसरा रूप है। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो याद रख लेना कि सभी परमाणु समान होंगे और अगर सभी परमाणु अलग हैं तो उनके अलग गुणधर्म होंगे। जैसे चीनी के परमाणु कौन सा स्वाद देते हैं, मीठा, तो चीनी के सारे परमाणु मीठे ही रहेंगे। नमक का परमाणु क्या होता है, खारा, तो उसके सारे परमाणु खारे ही होंगे। यानी एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं तो समान गुणधर्म होंगे, और भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न है तो उनके भिन्न गुणधर्म होंगे। ठीक है, भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर पूर्ण संख्या के अनुपात में ही संयोगकरण बनाते हैं। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में, इस लाइन पे अंडरलाइन करना, निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात में कैसे, जैसे H2O होता है, वो आपको पता है हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, तो ये इसी अनुपात में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। चाहे पानी द्रव अवस्था में हो, चाहे ठोस हो, बर्फ हो, या गैस या भाप हो, किसी भी अवस्था में आप पानी का एक अणु उठा लेंगे तो आपको वो इसी अनुपात में मिलेगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। नमक का परमाणु है, NaCl होता है 1:1, 1 सोडियम होता है, 1 क्लोरीन होता है, तो आपको नमक के सारे परमाणु इसी फॉर्म में मिलेंगे। यानी उनका अनुपात क्या होगा, निश्चित अनुपात होगा। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन परमाणुओं का संयोजन और वियोजन, उनका पुनर्विन्यास होता है। मतलब जैसे H2O बन गया, फिर उसके बाद H2O2 बन गया, अब ये पेरोक्साइड बन गया, तो ये परस्पर जैसे ही अलग संरचना बनाएंगे
तो इनके गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक 1808 तक हम परमाणु की परिभाषा पढ़ते थे कि वह सूक्ष्मतम कण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम परमाणु कहते हैं। लेकिन समय बीतता गया, 19वीं शताब्दी आई और वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया, तो उन्होंने परमाणु के भी अंदर और छोटे कण ढूंढ लिए। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या अब वो परिभाषा सही थी जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि हम परमाणु के और कण में नहीं तोड़ सकते? लेकिन समय के साथ और खोजें हुई, परमाणु के भी टुकड़े कर दिए। उसमें परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आज की परिभाषा क्या होगी? आज की परिभाषा होगी वह छोटे से छोटा कण। इस परिभाषा को दिमाग में याद रखना हमेशा। परमाणु की ये परिभाषा है वर्तमान की, वह छोटे से छोटा कण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, और वह स्वतंत्र अवस्था में, इस लाइन पे गौर करना, स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में कैसे? जैसे हाइड्रोजन है, इस फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन का अणु ऐसे लिखते हैं अपन। तो हाइड्रोजन का और अगर टुकड़े करेंगे हम, हाइड्रोजन में क्या क्या होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अब स्वतंत्र अवस्था में एक कोई भी प्रोटॉन होगा, क्या वो स्वतंत्र अवस्था में होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु में ही विद्यमान होता है। परमाणु से बाहर प्रोटॉन नहीं जाता है। प्रोटॉन का परमाणु के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है। तो परिभाषा क्या बन गई, वह छोटे से छोटा कण है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते और वह स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है। इसको एक नाम और दे देते हैं, अपरमाणविक कण। किसको? इन तीनों कणों को, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम अपरमाणविक कण कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो, आपका ये परमाणु का हल्का सा परिचय हो गया। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, परमाणु के भौतिक कण और उनकी खोज। परमाणु के भौतिक कण व इनकी खोज। परमाणु के कौन से भौतिक कण है भाई? वही तीन,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज, हम ट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर आपको छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन तीनों के वैज्ञानिक और इनके खोजकर्ताओं के बारे में आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, बस एक लाइन याद करनी है, छोटी सी आधी लाइन, 3 अक्षर याद करने हैं बस, खोज के में दिमाग ही नहीं लगाना अपने को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने एक प्रयोग किया था विसर्जन नलिका का, जिसमें उसने कैथोड किरणों का बनाना, और ये प्रयोग आप, ठीक है मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरा प्रयोग ही बता देता हूँ, ठीक है। उच्च वोल्टता का उन्होंने एक एनोड और एक कैथोड लिया। एक कैथोड पता है आपको, ऋणावेशित। एनोड क्या होता है? धनावेशित। ये ऋणावेशित और ये धनावेशित। और नीचे क्या है, एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी और इसको जोड़ दिया, इधर एक नलिका ले ली, ठीक है। ये इस नलिका में पूरा निर्वात है, उच्च वोल्टता लागू कर दी तो इसमें क्या है, पूरा निर्वात है, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे अंतरिक्ष होता है जहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, बाहर का वातावरण। तो अब इन्होंने नलिका में कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड विद्युत का प्रवाह स्टार्ट किया, मतलब बैटरी ऑन की। बैटरी ऑन की तो ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगी, और जो इसके अंदर कुछ हवा थी या गैस जिसको हम बोल सकते हैं, वो गैस क्या हो गई, वही ऋणावेशित। इसलिए इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे दर्शाएंगे आगे? ऐसे। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है भैया? ऋणावेश। कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं? कैथोड किरणों के गुण देख लो। सबसे पहले हमें पता है कि एक सीधी रेखा में गमन करती है, घूम फिर के नहीं चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेंगी, बिल्कुल सीधी रेखा में। दूसरी, ये प्रतिदीप्ति, प्रतिदीप्ति यानी चमक, चमक उत्पन्न करती हैं, यानी इनसे उजाला हो जाएगा। ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। विद्युत लगाया ना आपने, हाई वोल्टेज का लगाएंगे, लो वोल्टेज का लगाएंगे तो इसको प्रभावित करेंगी। जब किसी गैस से ये गुजरेंगी तो इसको आयनित कर देंगी। आयनित हमने बात किया, उसको क्या कर देंगे? ऋणावेशित कर देंगे उसको, ठीक है। और एक लाइन और याद रख लेना, ये द्रव्य किरणें होंगी। मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया, निम्न में से इलेक्ट्रॉन के बारे में या कैथोड किरणों के बारे में सत्य या असत्य कथन छांटो, तो आपको
एक एक लाइन पूरी ऐसे कैसे याद होगी, तभी आप क्वेश्चन से कर सकोगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। तो थॉमसन ने क्या बताया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, और इन्हीं ऋणावेशित कणों को थॉमसन ने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान सबको याद रहता है, लेकिन ये एक लाइन याद रखना इम्पोर्टेंट है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1/1837। ये याद रखना। वो तो सबको याद रहेंगे, 1.6 इज इक्वल टू 10⁻⁻31 वगैरह, ये सबको याद होते हैं, लेकिन ये याद रखना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाता है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1/1/1837। देख लो, 1 में 1837 का भाग देंगे, इसको अपन कह सकते हैं इसका भार ना के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब दूसरा बात करेंगे अपन प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग गोल्डस्टीन। लेकिन अगर गोल्डस्टीन आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको रदरफोर्ड करना है। दोनों मिल जाते हैं तो आपको गोल्डस्टीन करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन है। और अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तो आपको रदरफोर्ड जरूर मिलेगा, तो आपको वो सही करना है। लेकिन फर्स्ट दोनों मिल जाएंगे तो आपको गोल्डस्टीन ही सही करना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन का नाम लिख रखा है बाकायदा। अब गोल्डस्टीन ने प्रयोग करा विसर्जन नलिका का, तो इन्होंने पॉजिटिव को अपन धन बोलते हैं, धनावेशित। ठीक है, तो ये भी किरणें सीधी रेखा में गमन करेंगी, उसी टाइप का प्रयोग है, पूरा पूरा इसी को देख के प्रयोग करा है। ये भी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होंगी, लेकिन एक ही अंतर है कि ये धनावेशित होती हैं, वो ऋणावेशित थी, ये धनावेशित है। ठीक है, अब इस कण की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1898 में, और प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? प्रोटॉन की खोज हुई थी 1886 में। तो ध्यान रखना, ये प्रयोग पहले था, गोल्डस्टीन का प्रयोग थॉमसन से पहले था, और थॉमसन का प्रयोग गोल्डस्टीन के बाद में था। ठीक है, ये याद रखना। अब इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का भार कितना होता है? इलेक्ट्रॉन से कितना कितना बताया था आपको अभी? 1837 गुना ज्यादा। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 3 होंगे तो इसको 3 से गुणा करेंगे, इतना भार अधिक होता है। अपन ने अभी ये बात करी है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का भार होता है 1/837, और इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन का भार कितना होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू 1837। ठीक है। अब जो थॉमसन वाला जो प्रतिरूप था, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहेंगे। थॉमसन ने बताया था कि जिस तरह से प्लम नामक एक मिठाई होती है, उसमें बीच बीच में कुछ फ्लेवर के दाने लगे रहते थे, तो उसमें प्लम नाम की मिठाई थी, और उसमें इस तरह से बीज की तरह से, जैसे हम बात करेंगे तरबूज में जो बीज होते हैं ना, उस तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणु में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसलिए थॉमसन का जो मॉडल है उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये सारे कण कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऋणावेशित। ठीक है दोस्तों। अब प्रोटॉन की बात करते हैं तो साथ साथ अपन बात कर लेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सबसे शानदार प्रयोग था और सबसे प्रमाणित भी था उस समय का। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली ली, बिल्कुल पतली झिल्ली सोने की, इतनी पतली झिल्ली थी कि इसके आर पार भी हम देख सकते थे। उसने 1911 में ये प्रयोग किया था। इस झिल्ली की मोटाई 100 नैनोमीटर थी। 100 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻7 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 9 होता है, 10⁻⁹ मीटर। इस चीज को समझना। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10⁻⁹, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ नैनोमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं। ठीक है। 10⁻⁹ नैनोमीटर, नैनो से 9 ले लेना, मीटर होता ही है, तो 10⁻⁹ नैनोमीटर छोटी इकाई होती है, मीटर बड़ी इकाई होती है, तो छोटे छोटे नैनोमीटर मिलके मीटर बनाते हैं, इसलिए 10⁻⁹ नैनोमीटर मिलके 1 मीटर बनाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ऐसे बाहर की चीजें। अब अपन रदरफोर्ड के मॉडल पे आते हैं। सोने की पतली झिल्ली ली, आपको ये बता दी कितने नैनोमीटर की थी, 100 नैनोमीटर। अब उसने क्या किया, हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक क्यों लिए, क्योंकि वो धनावेशित होते हैं। तो धनावेशित होते हैं तो क्या, तो पहले प्रयोग में उन्होंने देखा था कि प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, तो ये प्रोटॉन परमाणु में कहाँ विद्यमान होते हैं, ये चेक करना था रदरफोर्ड को। इसलिए उसने हीलियम के नाभिक लेकर उनको इस पतली झिल्ली पर बौछार करवाई।
इस पतली झिल्ली के ऊपर हीलियम के नाभिकों की क्या करवाई, बौछार करवाई। अब जो ये झिल्ली थी इसके चारों तरफ क्या था, एक पर्दा लगाया। वो पर्दा किसका था, जिंक सल्फेट का। ठीक है, ये भी याद रखना। उस पर्दे पर किसका लेप किया हुआ था, जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड का उस पर लेप किया गया था। अब उसने ये प्रयोग किया, उसमें इसने 3 प्रमुख निष्कर्ष इसके निकले। क्या निकले, अधिकांश कण जैसे इस पे बौछार करवाई थी, अधिकांश कण सीधे निकल गए, कहीं पर भी उनमें कोई भी टकराव कहीं भी नहीं हुआ, जैसे स्टार्ट हुए थे वैसे के वैसे सीधे निकल गए, अधिकांश कण सीधे निकल गए। कुछ कण 90 डिग्री या उससे कम के कोण पर थोड़ा विचलित हुए। जैसे ये कण ऐसे गया, झिल्ली से टकरा के ऐसे घूम गया, ये कण ऐसे आया, झिल्ली से टकरा के ऐसे घूम गया, कुछ कण ऐसे घूम गए। अगर इस झिल्ली पर हम मोटे कणों के तौर पे इसको लेंगे, जैसे सूक्ष्मदर्शी से देख के, जैसे खाली स्थान में से तो सीधे निकल गए कण, जो ये बताया अपन कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। कुछ कणों में क्या हुआ, ये टकरा के जैसे ऐसे निकल गया, ये इससे टकरा के ऐसे निकल गया। तो पहला है अधिकांश कण सीधे निकल गए। दूसरा, कुछ कण 90 डिग्री या इससे कम के कोण पर विचलित हुए। विचलित मतलब समझ रहे? तीसरा, ये चौंकाने वाला था। क्या था, 20,000 कणों में से, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में खोज हुई थी प्रोटॉन की, इसी से पता लगा था कि हाँ कुछ तो बात है। 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था, 20,000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जिस पथ पर गया उसी पथ पर वापस लौट गया। समझ रहे हो? यानी 180 डिग्री के कोण पर। जैसे हम कोई बॉल दीवार पे फेंकते हैं, दीवार से टकराती है और बॉल वापस उसी दिशा में आ जाती है। समझ रहे हो? तो ये कुछ प्रयोग चौंकाने वाला इस तरह से था कि इस प्रयोग की तुलना हम ऐसे कर सकते हैं कि एक तोप का गोला किसी पर्दे से टकराकर वापस उस तोप की तरफ आ गया। इतना भयंकर होता है ये। तो 2000 कणों में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। ठीक है, दो हजार कणों में से एक कण 180 डिग्री के कोण पर विचलित हुआ, जैसे गया वैसे ही लौट के वापस आ गया। जैसे गया वैसे ही लौट के वापस आ गया उसी दिशा में। अब जो
हीलियम के नाभिक ये किस में पाए जाते हैं? अल्फा कणों में। तो अल्फा कणों की बौछार की मतलब हीलियम के नाभिक की बौछार की एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। अल्फा कणों में ही हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिकों को मिला के ही अल्फा कण कहते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। प्रयोग मैंने आपको बता दिया। परमाणु का समस्त भाग धनावेश व द्रव्यमान उसके केंद्र में विद्यमान होता है, जो तीसरे पॉइंट से हमें पता लग रहा है। परमाणु का समस्त आवेश धनावेश, समस्त धनावेश उसके केंद्र में विद्यमान है। मतलब धनावेश का मतलब हो गया कि उसका जो भी द्रव्यमान होगा वो केंद्र में होगा। और नाभिक की त्रिज्या, रेडियस, नाभिक न्यूक्लियर रेडियस, नाभिक की त्रिज्या कितनी बताई रदरफोर्ड ने? 10 के पावर 15 -15, 10 के पावर -15 मीटर। रदरफोर्ड ने नाभिक की त्रिज्या बताई 10 के पावर -15 मीटर। दूसरी चीज, ये इस प्रयोग के निष्कर्ष आ रहे हैं, ठीक है। पहला बता दिया कि केंद्र में द्रव्यमान होता है और वो धनावेश के रूप में होता है। दूसरा है नाभिक, नाभिक की त्रिज्या भी इसी में है कि नाभिक की त्रिज्या इतनी होती है। दूसरा पॉइंट, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, क्योंकि अपन ने प्रयोग में देखा था कि अधिकांश कण सीधे निकल गए थे। तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस धनावेश के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ में। ये भी रदरफोर्ड ने बता दिया था कि वृत्ताकार पथ में परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जिस पथ में वो चक्कर लगाते हैं उसे कोश या कक्ष नाम दिया, ऑर्बिटल, ठीक है। धनावेशित नाभिक व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल तीव्र गति से घूमते इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रित बल से संतुलित करता है। यहाँ पर रदरफोर्ड फंस गए। उन्होंने क्या बताया? धनावेशित नाभिक, धनावेशित नाभिक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इन दोनों के बीच में स्थिर विद्युत बल लगेगा, स्थिर विद्युत बल लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से घूमेगा, तो इसके अभिकेंद्रीय बल यानी इसको अंदर की तरफ खींचने वाला जो बल है, अभिकेंद्रीय बल, संतुलित में रखता है इसको, इसलिए इलेक्ट्रॉन केंद्र में आके नहीं गिरता है। लेकिन ये रदरफोर्ड सिद्ध नहीं कर पाए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर कुल ऋणावेश नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होने के कारण विद्युत उदासीन रहता है। परमाणु क्या रहता है? उदासीन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतना ही आवेश नाभिक पे होगा,
उदासीन परमाणु। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो परमाणु ऋणावेशित होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो परमाणु धनावेशित होगा। रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां रही। रदरफोर्ड के मॉडल की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कोई भी धनावेश है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए त्वरण के कारण, भाई आपको सबको पता है कि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। धनावेश और ऋणावेश दोनों में क्या लगता है? आकर्षण बल। तो घूमेगा, घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? वो नाभिक की तरफ आकर्षित होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही घुस आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसको रदरफोर्ड नहीं समझा सके। एक तो ये कमी रही। दूसरी कमी क्या रही? रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन का निश्चित पथ नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो नाभिक में क्यों नहीं जाके गिर जाता अंदर। ये इस चीज़ को रदरफोर्ड नहीं समझा सके। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। रदरफोर्ड की क्या कमी रही थी कि वो इलेक्ट्रॉन का पथ नहीं बता पाया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में ज़्यादा अपने को नहीं जानना है। इसकी खोज 1832 में जेम्स चैडविक ने करी थी, बस ये याद रखना। जेम्स चैडविक ने करी थी 1932 में, सॉरी 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी थी, और उसने बताया था कि ये उदासीन कण होता है, इस पर ना तो धनावेश होता है और ना ही इस पर ऋणावेश होता है। ठीक है, इससे पहले 1920 में रदरफोर्ड ने भी बता दिया था कि परमाणु में कुछ उदासीन कण भी होते हैं, परंतु आवेश रहित होने के कारण इनकी पहचान उस समय वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने अल्फा कण की बौछार की। अल्फा कण क्या होती है? धनावेशित। तो धनावेश का और उदासीन का तो कोई मेल मिलाप ही नहीं होता, इसलिए वो उस टाइम उसको नहीं खोज पाए। तो फिर इसके बाद में जो प्रयोग हुआ उसमें 1932 में जेम्स चैडविक ने सिद्ध करके बताया कि परमाणु का द्रव्यमान यानी भार यानी उसका वजन दो इकाइयों से मिलता है, एक प्रोटॉन से और दूसरा न्यूट्रॉन से। इन दोनों को मिलकर ही परमाणु का द्रव्यमान डिसाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ए से डिनोट करते हैं इसको। ए इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी एटॉमिक मास। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये आपको वैज्ञानिक और इनकी खोज याद हो जाएगी। ईंट पर नाच, 3 शब्द याद करने बस। ईंट पर नाच। इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, टी का मतलब हो गया थॉमसन।
पे का मतलब हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन से रे का मतलब क्या हो गया रदरफोर्ड। अगर ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। ऑप्शन में गोल्डस्टीन है तो गोल्डस्टीन करना ही है। नाच पर से न्यूट्रॉन, न से मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जैसे चैडविक। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, आपको दिमाग नहीं रखना, बस ईंट पर नाच खत्म। ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, पे से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और जैसे चैडविक। याद ही नहीं रखना, बस इतना सा याद रखना। ईंट पर नाच, दिमाग नहीं लगाना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो गोल्डस्टीन मिलेगा, और दोनों मिल जाएंगे तो भी अपने को गोल्डस्टीन ही करना, क्योंकि एनसीईआरटी में गोल्डस्टीन को नाम दे रखा है। ठीक है, अब ये अपन ने 3 सिद्धांत पढ़ लिए। क्या, थॉमसन का, दूसरा रदरफोर्ड का, ठीक है, और एक अपन ने चैडविक की खोज पढ़ ली। तीसरा बात करते हैं बोर का परमाणु सिद्धांत। बोर का परमाणु सिद्धांत क्या था? बोर का परमाणु सिद्धांत, उसने रदरफोर्ड की कमियों को दूर कराया, बस। इसका बोर का सबसे बड़ा काम यही था कि रदरफोर्ड की सारी कमियों को दूर किया इसने। ठीक है, ये रदरफोर्ड का ही शिष्य है बोर। बोर का परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। ये लाइन याद रखना, ऐसी लाइन मिस हो जाती है पढ़ते टाइम। बोर का परमाणु मॉडल क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, बोर का परमाणु मॉडल निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। बोर का परमाणु मॉडल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? बोर ने बताया हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। क्या बताया? हाइड्रोजन के परमाणु पर उन्होंने प्रयोग किए तो उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है, इधर उधर नहीं बकता कि ऐसे कहीं भी जाके ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे नहीं। निश्चित त्रिज्या और निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही गति करता है। इनमें कोश या कक्ष कहते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने बता दिया था। लेकिन बोर ने क्या है, इन कक्षों को नाम दे दिया। एक के लिए के दे दिया, 2 के लिए एल, 3 के लिए एम। यानी कि ये समझ लो कि इनकी ABCD यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि 1 नंबर पे एल, 2 नंबर पे एम, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या आ जाएगा एन, ऐसे चलता रहेगा।
दूसरा क्या बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य कूलाम आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम आकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह कार्य करता है। ये अपन ने ले लिया नाभिक, ये अपन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन, और ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो अभिकेंद्रीय बल, अब ये क्या हो जाएगा कि ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, अपन ये त्रिज्या हो गई, किसके बराबर होता है, mv² अपॉन आर के। तो क्या लिखेंगे अपन के ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू mv² अपॉन आर। ठीक है। जेड इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों के चक्कर लगाता है जिसका कोणीय वेग h/2π। ये याद रखना भाई, ये बोर का निकाला गया फॉर्मूला। तो बोर ने इसी फॉर्मूले पर इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों चक्कर लगाने की उस परिपथ को इसी फॉर्मूले से समझाया। केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन जिसका कोणीय संवेग h/2π है। h क्या है, प्लांक नियतांक। ठीक है। और mv²r ये फॉर्मूला बन जाता है NH/2π। इसको क्वांटम प्रतिबद्ध सिद्धांत कहते हैं। इसी पर काम किया था। अब तीसरी चीज क्या बताई बोर ने, बोर ने तीसरी चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करता है। भाई एक नाभिक है, एक कक्षक तो ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, दूसरा कक्षक ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा, और अगर हमें इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है तो मतलब जैसे ये जो बाहर के जैसे कक्षक आएंगे ये निम्न ऊर्जा के होंगे और अंदर वाले कक्षक उच्च ऊर्जा के होंगे। ठीक है। तो बाहर से जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ठीक है। ये बोर ने बताया था। बोर परमाणु के मॉडल के दोष, क्या दोष थे, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु यानी हाइड्रोजन के लिए वैध है। अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए मॉडल वैध नहीं है। और इम्पोर्टेंट, इसने
इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं को वृत्ताकार माना, जो कि गलत है। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। वास्तव में ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जो कि आगे सोमरफील्ड ने इसको सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर ना लगा के दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। नोबेल पुरस्कार मिला था भाई बोर को। परमाणु में जो बोर का जो योगदान था H/2 के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था बोर को। अब देखो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। धातु है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और अधातु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। बस आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मली। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परमाणु का आकार। परमाणु के आकार में क्या होता है? परमाणुक त्रिज्या, नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी हो गई। यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ के नाभिक, इसके जो बीच की ये दूरी है ये कहलाती है परमाणुक त्रिज्या। परमाणुक त्रिज्या। क्या संभव है कि एक परमाणु को लेके उसकी परमाणुक त्रिज्या हम पता लगा सकें? आपको पता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे दूरी ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगी, तो एक निश्चित त्रिज्या नहीं होगी। इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग त्रिज्याओं को हम देखेंगे। जैसे सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या होती है दो समान परमाणु हो गए, उनके बंध, सहसंयोजक बंध की दूरी का आधा भाग दो समान परमाणुओं के संयोजकता बंध के दूरी का आधा मान क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, जैसे क्लोरीन के दो परमाणु होते हैं, उनकी सहसंयोजक त्रिज्या कैसे निकालेंगे? एक क्लोरीन के परमाणु की, इसकी, अब इन दोनों की दूरी का आधा, तो कितना होता है? ये टोटल 198 होता है। क्लोरीन के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? टोटल 198। लेकिन अब इसकी सहसंयोजक त्रिज्या 99 एंगस्ट्रॉम। प्रयोग द्वारा है भाई, याद कर लेना आप सीधे, इसमें दिमाग नहीं लगाना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी अतिरिक्त जानकारी है। दूसरी त्रिज्या की बात करेंगे, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या क्या है? धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित दो परमाणुओं के मध्य की अंतरानाभिक दूरी का आधा।
जैसे ये दो परमाणु ले लिए, इस तरह से बंद तो बनाएंगे ना। इसका नाभिक ये हो गया, इसका नाभिक ये हो गया, ठीक है। अब इन नाभिकों की दूरी ध्यान रखना, उसमें सहसंयोजकता त्रिज्या में सहसंयोजक बंध की दूरी का आधा मान था, इसमें नाभिक अंतराल, नाभिक दूरी, इसका आधा मान यहां से, ये क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या या परमाणुीय त्रिज्या। यानी इसको सीधा अपन डिफाइन करेंगे बंध लंबाई, इसे हम बंध लंबाई भी कहेंगे, ठीक है। अब परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सीधा लिख रहा हूँ, ये समझ जाना, पी का मतलब प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, सबको पता है, ये धनावेशित है। परमाणु का समस्त भार इसमें और इसमें ही समाहित होता है। केजी में बात करेंगे पुनः ना, उसमें आप फिर ग्राम ग्राम में आप चेंज करते रहना। 9.190 एनसीईआरटी के आंकड़े लिखा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखने हैं। इसके पावर, ये अपन इलेक्ट्रॉन के परमाणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 के पावर 31 kg। प्रोटॉन की ये ऋणावेशित होगा, ये धनावेशित होगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.672 इंटू 10 के पावर -27। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का लगभग भार क्या होता है, बराबर, ये उदासीन होगा, इतना सा फर्क होगा, 1.64 10 के पावर -27। अब आगे क्या देखो, परमाणु में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को हम Z से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार, परमाणु भार क्या है, आपने पीछे भी बताया मैंने, P + N = क्या होता है, A एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A = Z + N, कंफ्यूज नहीं होना है। N क्या है, न्यूट्रॉन, Z क्या है, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन ही डिसाइड करता है, प्रोटॉन ही निर्धारित करता है किसको, परमाणु क्रमांक को। जितने प्रोटॉन उतना नंबर का परमाणु। हाइड्रोजन 1 नंबर पे 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन। हीलियम 2 प्रोटॉन, लिथियम 3 प्रोटॉन। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं परमाणु भार, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या हो जाएगा, 1। हीलियम के लिए बात करेंगे, हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 ही
न्यूट्रॉन। तो हीलियम का भार कितना हो जाएगा, 4। इसको अपन AMU में लिखते हैं भाई, ये इसकी यूनिट है परमाणु भार के मापने की, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। लिथियम के लिए बात कर लेंगे, 3 नंबर पे आता है लिथियम। 3 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 6 एटॉमिक मास